नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं। दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली है हिसाब किताब के लिए। जो भी व्यापारी हिसाब किताब लिखते हैं अपना, वो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही लिखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसके ये बेस है, ये अकाउंटिंग का बेस है और इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो आप समझ सकते हो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग के लिए, है ना। तो दोहरा लेखा प्रणाली है क्या, इसको आज हम समझेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पहले भी हम थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं पुस्तक पालन के बारे में, है ना। पुस्तक पालन में हमने पढ़ा था कि कोई लुकास पैसिओली नाम के पादरी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द कंप्लीटिसेट स्क्रिप्चरीज। तो वहीं से दोहरा लेखा प्रणाली आया है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली पुस्तक जो मानी जाती है वो है द कंप्लीटिसेट स्क्रिप्चरीज, जो कि लिखी थी लुकास पैसिओली ने सन 1494 में। लुकास पैसिओली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लुकास पैसिओली वेनिस नगर के निवासी थे, इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 1446 से 48 के बीच में और ऐसा माना जाता है कि ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था टस्कनी के सेंसी पोल्क्रो नामक जगह पर, ठीक है। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द कंप्लीटिसेट स्क्रिप्चरीज, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं इसकी स्टार्टिंग की, किसकी स्टार्टिंग की, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग की। कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो ये प्रणाली की शुरुआत जिसके बारे में जाना गया वो कब से, जब ये पुस्तक लिखी गई द कंप्लीटिसेट स्क्रिप्चरीज, जिसको लिखा था लुकास पैसिओली ने 1494 में, जो कि वेनिस नगर के निवासी थे। और इन्होंने इसको इटली में लिखा था, इटालियन भाषा में लिखा था, जिसको कि ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। कब किया गया है ट्रांसलेट, 1545 में। इसको ट्रांसलेट किया है ह्यू ओल्ड कैसल ने। ह्यू ओल्ड कैसल ने इस पुस्तक को द कंप्लीटिसेट स्क्रिप्चरीज को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में कब, 1545 में, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन करे गए, कुछ नियम कुछ ठीक नहीं लगे किसी को, तो उन्होंने कुछ संशोधन करे और एक नई पुस्तक लिखी इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसमें कुछ इसी पुस्तक से कुछ पार्ट्स लेकर उसको थोड़ा संशोधित करके इसको दोबारा से लिखा है। किसने, एडवर्ड जोन्स ने। कब लिखा, 1795 ईस्वी में। तो ये तो इसका कब से कब तक इसके बारे में जाना गया, समझा गया, इसके बारे में लिखा गया, उसका इतिहास हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रणाली है इसको और भी कौन कौन से नामों से जाना जाता है, दो नाम तो यहाँ पर ही दिख रहे हैं, दोहरा लेखा प्रणाली और एक डबल एंट्री सिस्टम। इसमें पहले इसको समझ लेते हैं। दोहरा लेखा यानी कि दो बार लेखा, है ना। दोहरा मतलब दोहराना, दो बार करना किसी भी काम को, है ना। लेखा तो यहाँ पे लेखे की बात हो रही है, यानी कि लेखा दो बार किया जा रहा है। तो किसी भी व्यवहार का, जो व्यापार में जो भी व्यवहार होते हैं उनका दो बार लेखा करना ही दोहरा लेखा कहलाता है। और जिस प्रणाली के अंतर्गत हम ये काम करते हैं कि किसी भी व्यवहार को दो बार लिख रहे हैं, दो जगह लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये इटालियन भाषा में लिखी गई थी, इसलिए इसको इटालियन लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी नाम है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ नाम हैं सारे, जिन नामों से लगभग हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली को। एक तो दोहरा लेखा प्रणाली ही है। दोहरा लेखा प्रणाली को हम इंग्लिश में डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर लेन देन का, हर व्यवहार का हम व्यापार में दो बार लेखा करते हैं, व्यापार की पुस्तकों में दो जगह लेखा करते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, और जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये क्योंकि पाश्चात्य देशों में शुरू हुई थी, सबसे पहले इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ है, पाश्चात्य देशों से, इसलिए हम इसको पाश्चात्य लेखा प्रणाली भी कहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। अब क्योंकि व्यापारियों के द्वारा ये प्रयोग की जाती है, जितने भी लेखे करते हैं वो सारे व्यापारिक लेखे ही तो होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्यापारिक लेखा प्रणाली, यानी कि मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग।
इटालियन प्रणाली हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको लिखा ही इटली भाषा में गया था, और इसका जो प्रयोग था वो सबसे पहले जिन लोगों ने इसका प्रयोग शुरू किया था वो लोग थे इटालियन, और उनका जो संबंध था वो इटालियन और नीदरलैंड के व्यापारियों से उनका संबंध था व्यापार में, तो इसलिए हम इसको इटालियन प्रणाली भी बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें सारे लेखे किए जाते हैं इंग्लिश में, हम हिंदी में भी समझ लेते हैं, हम हिंदी में भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, क्योंकि आया ही इंग्लिश से है, तो इसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में सारे लेखे किए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी लेखा प्रणाली। इंग्लिश में हम इसको बोल लेते हैं इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो ये सारे कुछ नाम हैं दोहरा लेखा प्रणाली के, जो कि आई थिंक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में समझने के लिए, तो हमको सबसे पहले इसकी कुछ परिभाषाओं को समझ लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि परिभाषाओं से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, और कुछ मेरे ख्याल से परिभाषाएं हमको याद भी होनी चाहिए। तो जितनी परिभाषाएं हैं लगभग ज़्यादातर में इसके नियमों के बारे में बताया गया है। नियमों से हमने इसको थोड़ा बहुत समझा है, जैसे कि एक बीजी बिक्री है, बिक्री के अनुसार जो भी लेखे हम करते हैं उनको दो पक्षों में लिखा जाता है, पाने वाले को हम ऋणी कर देते हैं और देने वाले को हम धनी कर देते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। तो ऋणी और धनी क्या होते हैं इसको भी हम बाद में समझेंगे, पहले मैं कुछ परिभाषाओं को यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम उनको समझते हैं। तो ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली से रिलेटेड अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, लेकिन कुछ परिभाषाओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में मैंने बताया है, क्योंकि आई थिंक टाइम कम है और बहुत टाइम ख़त्म हो जाता है इसमें। तो पहले जो परिभाषाएं मैंने लिख दी हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बीजी बेकरी के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। इन्होंने बहुत सिंपल सी परिभाषा दी है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में प्रत्येक पाने वाले को प्राप्त राशि से ऋणी यानी कि डेबिट, और देने वाले को उसी राशि से धनी किया जाता है। तो उन्होंने एक नियम की बात करी है, ये हम आगे दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों में पढ़ेंगे कि किसको ऋणी करते हैं, किसको धनी करते हैं, और ऋणी क्या होता है ये तो हम अभी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऋणी और धनी क्या होता है। तो इन्होंने सीधे सीधे नियम की बात कर दी है कि प्रत्येक लेन देन के दो में पाने वाले को ऋणी और देने वाले को हम धनी कर देते हैं, ये कहा है बीजी बेकरी ने। तो कहीं पे भी सीधे सीधे नियम लिख दिया है, तो समझ लीजिए ये परिभाषा किसकी है, बीजी बेकरी की है। इन्होंने सीधे सीधे नियम बता दिया है और कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद आ जाते हैं विलियम पिकल्स पर। दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों पहलुओं अर्थात पाने वाले एवं देने वाले का लेखा किया जाता है। पाने वाले खाते को ऋणी और देने वाले खाते को धनी। इन्होंने भी नियम लिखा है, लेकिन नियम से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया है इन्होंने कि दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों पहलुओं अर्थात पाने वाले और देने वाले का लेखा किया जाता है, यानी कि जो दे रहा है उसका भी लेखा किया जाता है और जो पा रहा है उसका भी लेखा किया जाता है। दोनों का लेखा किया जाता है, और पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी करते हैं। तो उन्होंने उस लेखे के बारे में बताया कि किस किस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और फिर किसको ऋणी कर रहे हैं और किसको धनी कर रहे हैं। ये किसने बताया है, विलियम पिकल्स ने। फिर इसके बाद आ जाते हैं एम जे केलर। एक उपक्रमी के लिए लेखांकन की सर्वसामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यवहार के लिए की गई प्रविष्टि दो भाग होते हैं, एक ऋणी और धनी। जितनी परिभाषा है ना उन सब में ये बात तो कॉमन मिलेगी कि हर कोई बताएगा एक पाने वाला है एक देने वाला है, एक ऋणी है एक धनी है, एक को ऋणी कर रहे हैं एक को धनी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बीजी बिक्री के में देखा तो उन्होंने सीधे सीधे नियमों के बारे में बता दिया है कि पाने वाले को हम ऋणी कर देते हैं और देने वाले को धनी कर देते हैं। लेकिन पिकल्स ने पहले हमको ये बताया कि कोई पाने वाला भी होता है और कोई देने वाला भी होता है। किसी भी लेन देन में दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला। ठीक है, और दोनों का ही हम लेखा करते हैं। उसके बाद इन्होंने नियम के बारे में बताया है। और एम जे केलर जो है इन्होंने क्या किया, किसी उपक्रम के लिए लेखांकन की सर्वसामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है, इस बारे में ये बता रहे हैं पहले। ठीक है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिर उन्होंने नियम के बारे में इसमें बता दिया कि इसमें दोहरा लेखा किया जाता है, एक ऋणी किया जाता है, एक को धनी किया जाता है। ठीक है,
दो भाग होते हैं, ऋणी और धनी। किसको ऋणी किया जाता है, किसको धनी किया जाता है, ये नहीं बताया केलर ने। सिर्फ ये बताया है कि लेखे के दो भाग होते हैं, एक होता है ऋणी और एक होता है धनी। ठीक है। इसके बाद स्पाइसर और पेगलर ने जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने क्या बताया है, मैंने परिभाषा नहीं लिखी है लेकिन परिभाषा में इन्होंने क्या बताया है थोड़ा बहुत वो लिखने का मैंने शायद मैं समझा सकूं, और अगर नहीं अच्छे से बता पा रही हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी परिभाषाएं भी लिखकर दिखाऊंगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक सौदे के दो रूप। तो इन्होंने कहा है कि जो भी हम लेखे करते हैं, जो भी व्यापार में जो भी व्यवहार होते हैं, उनके जो लेखे किए जाते हैं उनके दो स्वरूप होते हैं। ठीक है। दो रूप कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला। ठीक है। तो मूल्य पाने वाले का खाता हम क्या कर देते हैं, ऋणी यानी कि डेबिट, और जो मूल्य देने वाला खाता होता है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। कोई भी जो लेखा होता है, वो जो भी खाता होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, दो रूप होते हैं। किसी भी सौदे के दो रूप होते हैं, एक मूल्य को पाने वाला और एक मूल्य को देने वाला। ये कह रहे हैं स्पाइसर और पेगलर। ठीक है। तो हमें याद रखना है किसी भी सौदे के दो रूप होते हैं, ऐसा किसने लिखा होगा, स्पाइसर और पेगलर ने लिखा है। और इन्होंने मूल्य पाने और मूल्य देने की बात कही है। हमने भी तो ऊपर कहीं पे भी मूल्य पाने और मूल्य देने की बात नहीं पढ़ी थी, है ना। तो मूल्य पाना और मूल्य देने की बात कही है स्पाइसर और पेगलर ने। ठीक। आगे बढ़ते हैं। J.R. बार्टलीबॉय, दोहरा प्रभाव। इन्होंने दोहरा प्रभाव की बात करी है कि कोई भी जो भी लेन देन होता है उसका दोहरा प्रभाव होता है। ठीक है। आगे देखो, दो खातों पर विपरीत दिशाओं में प्रभाव होता है, यानी कि कहीं पर तो हम इसको ऋणी कर रहे हैं और फिर उसी को हम कहीं पर धनी कर दे रहे हैं। वही वाली अमाउंट जो है कहीं पे ऋणी हो रही है और वही वाली अमाउंट धनी भी हो रही है। ठीक है। तो दो विपरीत दिशाओं में, एक ही खाते का दो विपरीत दिशाओं में प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो उन्होंने दोहरे प्रभाव की बात करी है, दो खातों पर विपरीत दिशाओं में प्रभाव पड़ता है एक ही लेन देन का, एक ही लेखे का। ठीक है। और इसी कारण इस प्रणाली का जन्म हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इसीलिए हम इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ये किसने कहा है, बार्टलीबॉय ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं K.N. गर्ग की। K.N. गर्ग जो है, इन्होंने इसको वैज्ञानिक ढंग बताया। इस जो लेखा हम करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत, इसको लेखन का, व्यापारिक लेखन का वैज्ञानिक ढंग बताया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा किया जाता है। ठीक है। अब ये क्या बात कर रहे हैं, ये सेवाओं की बात कर रहे हैं। मूल्य की बात किसने करी थी, स्पाइसर और पेगलर ने, है ना। स्पाइसर और पेगलर ने बात करी थी मूल्य पाने वाला और मूल्य देने वाला। ठीक। इसके बाद जब हम बार्टलीबॉय के पास आए थे तो इन्होंने क्या बात करी थी, दो विपरीत दिशाओं में प्रभाव की बात करी थी। अब K.N. गर्ग, इन्होंने किसकी बात करी है, सेवाओं को प्राप्त करना और सेवाओं को प्रदान करना। तो जो सेवाओं को प्राप्त करना है और जो सेवाओं को प्रदान करना है, इसकी बात कही है K.N. गर्ग ने, और इसको एक वैज्ञानिक ढंग बताया है। दोहरा लेखा प्रणाली एक का क्या है, एक वैज्ञानिक ढंग है किसका, लेखन का, जिसमें कि प्रत्येक लेन देन का दो खातों में लेखा किया जाता है। कौन कौन से खातों में, सेवाएं प्राप्त करने के वाले खाते में और सेवाएं प्रदान करने वाले खाते में। इन्होंने क्या ऋणी होता है, क्या धनी होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड, इन्होंने ये बताया सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में कि कब से शुरू हुई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुई है। क्या, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है। स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड के अनुसार 15वीं शताब्दी से दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत हुई, ऐसा विश्वास किया जाता है। ठीक है। ये बता रहे हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत हुई है 15वीं शताब्दी से। तो जिसने हिस्ट्री भी बताई है अपने परिभाषा में, वो कौन है, स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड। डब्ल्यू छोटा सा वर्ड है, इससे याद कर लो, स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड। इन्होंने बताया है इतिहास से शुरुआत करके अपनी परिभाषा को कि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 15वीं शताब्दी से दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत हुई है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अगर लेखा ठीक से किया जाए तो प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ठीक है। ये भी बात कहीं पे भी नहीं आई है कि प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट का एक डेबिट होगा। ये बात कही है स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट, बनावटी या केवल गणित संबंधी। इन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक बहुत स्पष्ट प्रणाली है जिसमें कहीं पर भी कोई भी बनावटीपना नहीं है और ना ही वो केवल गणितीय संबंधी नियम को ही लागू करती है, बल्कि वो वास्तविक प्रणाली है। ठीक है। और वो बहुत विस्तृत है। किसने कहा है ये, स्टैनले डब्ल्यू रॉलैंड ने।
तो ये कुछ पहचानें होती हैं जिससे कि हम इनको जोड़कर इसको याद कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, याद कीजिए, परिभाषाएं पूरी याद ना हो सके तो ये याद कीजिए कि उन परिभाषाओं में क्या क्या स्पेशलिटी उन्होंने बताई, जैसे कि मैंने इन चारों में लिखा है, इन तीनों में भी है, ठीक है। लेकिन इन सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद एक चीज़ तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आई है कि दोहरा लेखा प्रणाली जो है, इसमें प्रत्येक लेन देन के दो लेखे होते हैं, दो खातों को ये प्रभावित करते हैं, विपरीत दिशाओं में प्रभावित करते हैं, दो खातों पर इनका प्रभाव पड़ता है ना। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई कि कोई भी लेखा अगर व्यापार में हम कर रहे हैं, कोई भी व्यवहार का लेखा हम अगर कर रहे हैं, तो किसी एक को हम ऋणी करेंगे और फिर किसी एक को हम धनी करेंगे, उसी धनराशि से वही वाली धनराशि ऋणी करेंगे, वही वाली धनी करेंगे, नाम चेंज हो जाएगा केवल, है ना। क्योंकि एक ही लेन देन दो चीज़ों से संबंधित हो सकता है क्या, होता ही है। जैसे कि अगर मैं कोई वस्तु किसी को बेचती हूँ, मैं अपनी तरफ से बेच रही हूँ, ठीक है, पर कोई है जो खरीद भी रहा है उसको, तो एक तरफ बिक्री हो रही है, एक तरफ खरीद भी हो रही है, लेकिन केवल बिक्री ही हमारे दो खातों को प्रभावित कर रही है। कैसे? जब हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो हमारे पास से कोई वस्तु जा रही है, लेकिन उसके बदले में हमारे पास कोई वस्तु आ भी तो रही है, रोकड़ आ रहा है हमारे पास। हम जिस भी वस्तु का बिजनेस करते हैं वो वस्तु जा रही है, तो दो हो गए ना यहाँ पर। एक ही लेन देन ने दो तरीके के लेखों को प्रभावित कर दिया है ना। तो कोई भी लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है और राशि एक ही रहती है, धनराशि एक ही रहेगी, ठीक है। तो एक ही धनराशि दो जगहों पर लिखी जाती है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। मुझे लगता है दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत हम इसको दोहरा लेखा प्रणाली क्यों कहते हैं, ये बात तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब थोड़ा इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके सिद्धांतों के बारे में ये लिख देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने यहाँ सिद्धांत लिखे हैं, लेकिन सिद्धांतों से पहले हमें ये जानना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, जिसका यूज़ हमने बार बार किया। अभी परिभाषाओं में भी ऋणी और धनी बार बार आए, डेबिट और क्रेडिट बार बार आए, इनका क्या मतलब होता है। तो ऋणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट। डेबिट बना है डेबिटम से। डेबिट जो शब्द है ये बना है डेबिटम से, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है उनसे दे, ड्यू फ्रॉम दैट, यानी कि किसी से हमको कुछ मिलने वाला है तो हम उसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है। उनसे दे, ड्यू फ्रॉम दैट, उसको हमने डेबिट बोला है, ठीक है। नेक्स्ट धनी। धनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट बना है क्रेडर्स से, ये भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, जिसका मतलब होता है ख्याति। ख्याति यानी कि गुडविल, ठीक है। ख्याति यानी कि गुडविल। और इसको लिखने का जो उद्देश्य है वो प्रकट करना है उसको दे। जैसे कि डेबिट से हम प्रकट कर रहे हैं उनसे दे, ऐसे ही क्रेडिट से हम प्रकट कर रहे हैं उसको दे, यानी कि उसको देना है जो हमको, वो हमारे लिए क्रेडिट है, ठीक है। तो ये इनका प्रकट करने का एक तरीका है, नियमों को बताने का एक तरीका है, ये एक तरीके से सिंबल्स हैं जो ये बताते हैं कि इसके क्या नियम हैं दोहरा लेखा प्रणाली के, ठीक है। नियमों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सिद्धांत कौन कौन से काम करते हैं। एक तो दो पक्ष, हमने अभी जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं दोहरा लेखा प्रणाली की और दोहरा लेखा प्रणाली को जितना भी समझा है, हमें एक बात तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई है कि इसमें हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, कम से कम दो पक्ष होते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें आएंगी जहाँ पे दो से ज़्यादा पक्ष होंगे, एक ही आध ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि बहुत बाद में आएंगी, लेकिन अभी कम से कम दो पक्ष ज़रूर होते हैं हर एक लेन देन के, ठीक है। ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, दोनों खातों में लेखा। जिन दो खातों को कोई भी व्यवहार प्रभावित करता है उन दोनों में ही उसका लेखा किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही खातों में उसका लेखा किया जाता है। विपरीत पक्षों में लेखा, हम अगर किसी भी व्यवहार को लिख रहे हैं और उसको एक तरफ एक खाते में हमने ऋणी कर दिया है, तो दूसरे भी खाते में हम उसको ऋणी ही नहीं करते हैं, हम उसको अब धनी करेंगे, ठीक है। तो विपरीत पक्षों में लेखा करते हैं, एक ही पक्ष में लेखा नहीं होगा कि हमने एक खाते में ऋणी करा है तो दूसरे में भी ऋणी कर दिया, या एक में धनी करा है तो दूसरे में भी धनी कर दिया। हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी व्यवहार को हम एक जगह ऋणी कर रहे हैं तो दूसरी जगह उसको करेंगे धनी। तो विपरीत पक्षों में हम लेखा करते हैं, ये इसका सिद्धांत है। एक व्यवहार दो खातों से संबंधित, कोई भी एक व्यवहार होता है जो वो दो खातों से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बिक्री का। बिक्री थोड़ा बात की चीज़ आ जाती है। पहले
बहुत सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने अगर किसी को कुछ रुपए दिए तो वहाँ पर दो पक्ष हैं, एक तो मैं जो रुपए दे रही है और एक वो व्यक्ति जिसको रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो दो पक्ष है ना, एक है पाने वाला और एक है देने वाला। एक रुपए दे रहा है और एक रुपए प्राप्त कर रहा है ना, एक प्राप्त करने वाला और एक देने वाला। तो हर एक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, ठीक है। और दो खातों को ये प्रभावित करते हैं, एक पाने वाले खाते को प्रभावित कर रहा है, एक देने वाले खाते को प्रभावित कर रहा है ना। तो दो खाते को प्रभावित करते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो खातों को प्रभावित करते हैं। निश्चित नियम, जो भी इसमें प्रविष्टियां की जाती हैं, जो भी लेखे किए जाते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत, उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों के अंतर्गत ही हम सारे लेखे करते हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत है इसका। 3 क्रम में लेखे किए जाते हैं। पहला क्रम क्या है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकें। प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं? जैसे जर्नल हो गई और इसकी सहायक पुस्तकें। जर्नल के बारे में हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें ही हैं और ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल में लेखा करते हैं। जो भी हमारे व्यापार में लेन देन होते हैं उनको याद रखने के लिए सबसे पहले जो हम लेखे करते हैं वो करते हैं जर्नल में, यानी कि रोजनामचे में। इसको हिंदी में हम बोलते हैं रोजनामचा। और इसकी कुछ सहायक पुस्तकें होती हैं, उसमें हम सारे लेखे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्रम है इसका वर्गीकृत खातों में। जैसे हम जर्नल में लेखे कर लेते हैं तो उसमें सारे लेखे एक साथ करते हैं। अगर कोई हमें कोई रुपए देके जा रहा है तो वो भी हमने जर्नल में लिख लिया, उसी जर्नल में हमने लिख लिया कोई हमें बिक्री करके जा रहा है उसका भी लेखा, और उसी जर्नल में हमने उसके द्वारा दिया गया या हमारे द्वारा दिया गया कमीशन भी लिख दिया। उसी जर्नल में हमें अगर कोई छूट मिली तो वो भी लिख दी, हमने अगर कोई छूट दी तो वो भी लिख दी, ठीक है। ये सब कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? इसका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि जो हमने बिक्री की है उसको अलग जगह लिख दिया निकाल के, ठीक है। जो हमने क्रय किया है उसको उठा के अलग जगह रख दिया, जो रुपए हमको दूसरों से मिले हैं उसको उठा के अलग जगह लिख दिया। तो हर एक चीज़ को अलग अलग जगह हम लिख देते हैं। इसको कहते हैं वर्गीकरण करना, खातों में वर्गीकृत करना। अब ये जो है थोड़ा नियम यहाँ पर चेंज हो जाता है जर्नल से, ठीक है। नियम जो बेसिक है वो तो हमेशा वही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा जो उसका परफॉर्मा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि जर्नल से हम कॉपी कर रहे हैं खातों में। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो बात की बात है। लेकिन इसका जो दूसरा स्टेप है वो है वर्गीकरण करना, खातों में वर्गीकृत करना। उसके बाद जो लास्ट स्टेप इसका आता है अंतिम खाते तैयार करना। जब हमारे व्यापार का वो टाइम आता है जिसमें हमें सारे लेखे अंत में करने होते हैं, तब ये तैयार किए जाते हैं अंतिम खाते, जो कि सारी कंपनियां सारे व्यापारी अपने हिसाब से निर्धारित करके रखते हैं। वैसे ज़्यादातर सालाना ही होते हैं, जो कि ज़्यादातर 31 मार्च को ख़त्म होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, जो कि हमारा वित्तीय वर्ष है। लेकिन बहुत सी जगहों पर ये 31 दिसंबर को भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये जैसा भी उन्होंने अपना निर्धारित कर रखा है, अपनी कालावधि जैसी भी निर्धारित कर रखी है, उस हिसाब से वो लेखी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित है सालाना लेखी करना, और वो भी वित्तीय वर्ष में। तो वित्तीय वर्ष के अंत में ये अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके 3 स्टेप हो गए, ये हो गए उसके कुल सिद्धांत। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है कुछ नियमों के आधार पे हम लेखे करते हैं। तो नियमों के आधार पे जो हम लेखे करते हैं वहाँ हम करते हैं खातों का वर्गीकरण। अब ये वो खातों का वर्गीकरण नहीं है जो यहाँ पर आया है, ये वर्गीकृत खाते हैं। यानी कि जर्नल में जो भी हमने लेखे किए हैं उन सारे नामों से, जो भी नाम हमने जर्नल में लिखे हैं उन सारे नामों से हम खाते बनाते हैं। वो हो गया वर्गीकृत खातों में लिखना, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं खातों का वर्गीकरण। तो जो भी हमने नियम बनाए हैं ना, उनको हमने कुछ खातों में वर्गीकृत किया है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, और वो नियम अभी नहीं पढ़ेंगे हम। नियमों को जिन खातों में वर्गीकृत किया है केवल मैं उसके बारे में लिख रही हूँ, ठीक है। तो खातों का जो वर्गीकरण हम करते हैं, वैसे तो आपको ऑप्शंस में 3 ही मिलेगा ज़्यादातर, और वही सही ऑप्शन है। लेकिन अगर 3
के अलावा 2 अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है और 3 नहीं मिलता है तो आप 2 भी लगा दीजिएगा। मतलब कि वैसे तो 3 माने जाते हैं, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये जो रियल और नॉमिनल अकाउंट है कहीं कहीं पे इसे नॉन पर्सनल में मान लिया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं खातों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है और उन 2 में से भी इसको हमने फिर से 2 भागों में वर्गीकृत किया है, लेकिन कहीं कहीं पे माना गया सिरे से 3 भागों में हमने इसका वर्गीकरण किया है। तो आई थिंक मैं समझा पा रही हूँ कि खातों का जो वर्गीकरण है वो बेसिकली 2 भागों में है, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता वो जो कि व्यक्तियों से संबंधित होता है और अव्यक्तिगत खाता वो जो कि व्यक्तियों से संबंधित नहीं होता है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, है ना। इसके बाद अव्यक्तिगत खाते को हम फिर से 2 भागों में विभाजित करते हैं। वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल अकाउंट, यानी कि उन चीज़ों से संबंधित जो कि हमारे पास हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिनका कोई मूल्य है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अव्यक्तिगत खाते से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। तो वो खाते, वो चीज़ें, वो सारी वस्तुएं जो कि हमारे पास हैं, तो जिनका कोई ना कोई मूल्य भी है लेकिन हम उसे छू नहीं सकते, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे अवास्तविक खाते या फिर रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि ये अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। सीधे सीधे 3 भाग लिखे होंगे, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और अवास्तविक खाता। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 2 आता है, 3 नहीं आता है तो आप 2 पर टिक लगाइए, और अगर 2 भी आता है, 3 भी आता है तो आप 3 पर टिक लगाइएगा। 2 नहीं आता है, 3 आता है तो 3 पर टिक लगाइएगा। खातों का वर्गीकरण 3 भागों में, वैसे बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ तक ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता फिर से 2 भागों में, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता। वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता क्या है और व्यक्तिगत खाता क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। व्यक्तिगत खाता वो खाता है जो कि व्यक्तियों से संबंधित होता है, यानी कि जब भी कहीं किसी लेखे में किसी व्यक्ति का नाम आता है या किसी फर्म का नाम आता है तो उसको हम व्यक्तियों से संबंधित ही मानेंगे। जैसे कि मेरा नाम है पूजा और मैंने अपने किसी मित्र को कुछ रुपए दिए, ठीक है, या मेरे मित्र ने मुझे कुछ रुपए दिए। ठीक है, मेरी किसी मित्र का नाम है सपोज शीतल, तो मेरी फ्रेंड है शीतल, उसने मुझे 10,000 रुपये, उसने मुझे 8,000 रुपये दिए, और वो जो 8,000 रुपये हैं मुझे मिले हैं, पूजा को मिले हैं। शीतल ने पूजा को 8,000 रुपये दिए, है ना। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, यानी कि किससे संबंधित हो गया, व्यक्तिगत खाते से संबंधित हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ एक खास हमें ध्यान देने योग्य है कि किसी से भी संबंधित हो, मुद्रा से संबंधित ज़रूर होना चाहिए। मतलब वो मुद्रा, उसमें मुद्रा ज़रूर होना चाहिए जिसको हम मुद्रा में माप सके, कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्तियों से संबंधित है तो कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, हम उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं तो उसका भी लेखा लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम केवल उन्हीं चीज़ों के लेखे लिखते हैं जो कि मुद्रा से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब जैसे शीतल ने पूजा को 8,000 रुपये दिए, तो यहाँ शीतल ने कुछ रुपए दिए हैं ना, उन रुपयों की बात हो रही है। पाने वाला कुछ रुपए पा रहा है और देने वाला कुछ रुपए दे रहा है, मुद्रा से संबंधित बात हो रही है ना, तो वो मुद्रा में होना ज़रूरी है। तो जहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है या किसी फर्म का नाम आ जाए या किसी व्यापार, जिस भी नाम से व्यापार खड़ा किया गया उसका नाम आ जाता है, मतलब नाम आने से संबंधित है, या फिर हम पूंजी को भी व्यक्तिगत खाते से संबंधित मानते हैं, पूंजी आ जाता है तो भी हम उसको व्यक्तिगत खाते में ही रखेंगे। बैंक को भी हम व्यक्ति ही मानते हैं, तो बैंक भी अगर कहीं पर आ जाता है तो भी हम उसको व्यक्तिगत खाते से संबंधित ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वस्तुगत खाते या फिर वास्तविक खाते। ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी वस्तु हमारे पास है, नाम पता चला ना, वस्तुगत खाता। जो भी वस्तु हमारे पास है, जो भी चीज़ हमारे पास है, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिसका कोई मूल्य है, वो होते हैं हमारे वास्तविक खाते। जैसे कि मेरे पास ये पेन है और इसको मैं छू भी सकती हूँ, देख सकती हूँ, और इसका कोई ना कोई मूल्य भी है, तो ये वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब मैं एक रूम के अंदर हूँ, ये जो रूम है ये अगर मैंने किराए पे ले रखा है तो मैं ऑब्वियसली इसका किराया चुकाती हूँ, है ना। और अगर मैंने किराए पर दिया है तो कोई मुझे इसका किराया चुकाता है ना, तो इसका कोई मूल्य है, एक रूम का भी एक मूल्य है ना। तो ये रूम
क्या हो गया, वास्तविक खाते से संबंधित है, लेकिन किराया नहीं है वास्तविक खाते से संबंधित, ठीक है। ये रूम है वास्तविक खाते से संबंधित। कोई ज़मीन है मेरे पास, तो वो ज़मीन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं ना, उसका एक मूल्य भी होता है। तो वो ज़मीन क्या है, वास्तविक खाते से संबंधित है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। पैसे की बात करो तो पैसे भी हम देख सकते हैं, हमारे हाथ में रुपए हैं तो हम देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, और रुपयों का तो मूल्य होता ही होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, हमारे वास्तुगत खाते या फिर वास्तविक खाते के अंतर्गत आती हैं। अब अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते या फिर नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जिनको कि हम देख सकते नहीं हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इस रूम का, इसको मैंने किराए पर उठा दिया, ठीक है। अब मुझे उसका किराया मिलता है, किराए में मुझे क्या मिलता है, रुपए मिलते हैं ना। किराया कहाँ है, मतलब किराए के रूप में आपको कुछ और मिल रहा है, आपने उसको किराया नाम दिया है। जैसे किराया के रूप में आपको क्या मिल रहा है, रुपए मिल रहे हैं ना, रुपए मिल रहे हैं ना, किराया तो नहीं मिल रहा है वो, लेकिन हम उसे किराया कह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें दिख नहीं रहा है, किराया कहाँ है, दिख तो रुपए रहे हैं। तो वो चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं और उसका कोई ना कोई मूल्य भी होता है, वो हमारी अवास्तविक खाते से संबंधित होती हैं। अब जैसे किराया हो गया और वेजेस हो गई, मजदूरी हो गई, कोई वेतन है मतलब सैलरी, तो ये सब चीज़ें हमारे इस अवास्तविक खाते के अंतर्गत आएंगी। अवास्तविक या फिर नाम मात्र का खाता, जिसको कि हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें हम 4 चीज़ों को अगर देख लें तो उन 4 चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं आता है, आय, व्यय, लाभ और हानि। तो आय यानी कि इनकम, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, लाभ यानी कि प्रॉफिट और हानि यानी कि लॉस। इन चारों चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी। जैसे कि कमीशन हो गया, कमीशन अगर हमें मिल रहा है तो वो हमारी आय हो गई, हम दे रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। ऐसे ही हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ में तो वो इसमें आएगा। ये सारी चीज़ें अवास्तविक खाते से संबंधित होती हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं प्रमुख बहियों की। तो बहियाँ यानी कि बुक्स, जो भी बुक्स व्यापारी अपने व्यापार में रखता है लेन देन के लिए, वो उसको हम बहियाँ भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रमुख बहियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक है स्मरण बही। स्मरण बही क्या होती है कि जब भी व्यापार में कोई भी लेखा होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसको तुरंत व्यापारी याद करने के उद्देश्य से लिख लेता है कि उसे आगे जाके याद रहे कि मैंने ऐसा कोई व्यवहार किसी के साथ में किया है, ऐसा कोई लेन देन मेरे व्यापार में हुआ है, ठीक है। तो उसको वो तुरंत लिख लेता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करता पूरी तरीके से जो उसको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये रफली लिखा होता है तो इसको हम रफ बुक भी कहते हैं। ये जो स्मरण बही है इसको हम रफ बुक भी कहते हैं। इसको कच्चा रोजनामचा भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही फिर हम बाद में तैयार करते हैं पक्का रोजनामचा, जिसको कि हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल जो है वो कच्चे रोजनामचे से तैयार किया जाता है। कच्चा रोजनामचा यानी कि स्मरण बही, ठीक है। तो कच्चे रोजनामचे से तैयार किया जाता है पक्का रोजनामचा, और इसको हम रद्दी बही भी बोलते हैं। रद्दी बही इसलिए क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। यूज़ किसका होता है, मेनली यूज़ होता है जो हमारा मेन रोजनामचा है यानी कि जर्नल है, उसका प्रयोग होता है। ये केवल स्मरण के लिए हम इस बुक में लिख लेते हैं, इसलिए ये बुक भी व्यापार में रखी जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रारंभिक लेखे की बहियाँ, जिसमें मैंने लिखा हुआ है क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। इसका मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो इस तरीके की बहियाँ भी व्यापारी अपने व्यापार में रखते हैं। जो व्यापारी ज़्यादा ऊंचे व्यापार कर रहे होते हैं, जिनके व्यापार में ज़्यादा लेन देन हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लेन देन होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एक ही जगह पे अगर सारे लेखे रखना स्टार्ट कर दें तो इसलिए वो सारे लेखों के लिए अलग अलग बहियाँ रखते हैं, ठीक है। तो वो ये सारी अलग अलग बहियाँ रखते हैं, जैसे क्रय बही हो गई, विक्रय बही हो गई, क्रय वापसी बही हो गई इत्यादि, ठीक। मुझे लगता है कि इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लक्षण या विशेषताओं की। इसके जो लक्षण और विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला जो लक्षण या विशेषता है वो ये है कि निश्चित नियमों पर आधारित। तो दोहरा लेखा प्रणाली में जो भी हम लेखे करते हैं वो किसी निश्चित नियम पर आधारित होते हैं, है ना। नियमों के अकॉर्डिंग ही हम सारे लेखे इसमें करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक लक्षण है, इसकी एक विशेषता है। और दूसरा नंबर पे मैंने लिखा है न्याय संगत प्रणाली।
तो क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, ये हमने अभी तक पूरे में पढ़ा, पूरे दोहरा लेखा प्रणाली को पढ़ते टाइम पर हमने ये पढ़ा कि इसमें दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, है ना। तो इसमें ये न्याय संगत प्रणाली इसलिए है क्योंकि दोनों ही पक्षों का लेखा किया जाता है, किसी के साथ में अन्याय नहीं किया जाता, दोनों को ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक न्याय संगत प्रणाली है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके बाद है व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत दोनों प्रकार का लेखा। तो इसमें अव्यक्तिगत लेखे भी किए जाते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा है ना कि इसमें अव्यक्तिगत खाते भी रखे जाते हैं, जिसमें कि वास्तविक और अवास्तविक खाते आते हैं, और व्यक्तिगत लेखे भी किए जाते हैं, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित लेखे भी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता का ज्ञान। तो जो भी हम लेखे करते हैं उसके बाद उनको जांचते भी हैं, तो इस तरीके से हम गणितीय शुद्धता का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मतलब हमने कोई गणितीय अशुद्धि तो नहीं करती है, किसी कहीं पे जोड़ गलत कर दिया हो या कहीं पे किसी की अमाउंट गलत लिखती हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब हम इसकी गणितीय शुद्धता की जाँच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। तो हम लेखे करते ही इसलिए हैं कि हमें अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। तो व्यापारी जो भी अपने व्यापार के लेखों के लिए कालावधि निश्चित करते हैं, उस कालावधि पर हम ये लेखे करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर सालाना ही होते हैं। तो व्यापारी ने जैसे निर्धारित कर रखा है कि हर साल 31 दिसंबर को उसके लेखे किए जाएंगे, तो 31 दिसंबर पे हम ये लास्ट में लेखे करते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर वित्तीय वर्ष चलता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो अगर ऐसा निर्धारित कर रखा है तो 31 मार्च को लेके किए जाएंगे। जो भी हमारी कालावधि हमने निर्धारित कर रखी है, उस कालावधि पर हम अपने व्यापार की क्या स्थिति है, लाभ हो रहा है कि नहीं, हानि हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम लास्ट में लेखे करते हैं। तो इन सारे लेखों से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रणाली। तो ये हमने अभी पढ़ा, किसने कहा था, ये गर्ग ने कहा था ना कि एक वैज्ञानिक प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है ना। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक वैज्ञानिक प्रणाली है, तो ये भी इसका एक लक्षण है। इसमें क्योंकि हम सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ये तो सभी को मालूम है कि विज्ञान जो है वो सिद्धांतों पर काम करता है, और दोहरा लेखा प्रणाली में भी हम कुछ निश्चित सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य। तो कुछ निश्चित उद्देश्य लेकर हम साथ में चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में, जैसे कि वित्तीय स्थिति का ज्ञान, खातों की शुद्धता की जाँच, लाभ हानि का ज्ञान, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सारे इसके उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, तो ये सारे हो गए इसके लक्षण। मैं आशा करती हूँ वीडियो रुचिकर रहा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।